ऐसे तो कटरीना भी मम्मी बन गई, ऐसे तो ठीक है, अब बुरा लगता है। पढ़ाई पे ध्यान दो यार, बहुत दुख चल रहे हैं जीवन में। हाँ भाई चलो करें स्टार्ट। अली 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 देखो, सभी लोग देखो, सब लोग। कल अपन ने दो पढ़ ली थी थ्योरीज। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम अरे सिर्फ मनी। और यूनिट कितनी है? 3। पहली यूनिट का नाम डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड, ठीक है। और मनी डिमांड की कितनी थ्योरीज हैं? बहुत सारी, 6-7 थ्योरीज हैं, जिनमें से कल हमने कितनी थ्योरी पढ़ी थी? 2। पहली QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ऑल्सो कॉल्ड फिशर्स अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच। देने वाले का नाम सरनेम तो ऐसे बहुत सारे फिशर होते हैं, सारे फिशरमैन ही है, मछली निकालते हैं। कौन सा फिशर? अर्विंग फिशर। कौन सी यूनिवर्सिटी? येल यूनिवर्सिटी। कौन सा साल? 91। अरे बावली पूछ। 1911, 1991। चलो उसके बाद, अच्छा उसने क्या कहा था? उसने क्या दिया था मेनली? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। मनी डिमांड को नहीं बताया उसने, दोनों को ही बता दिया। उसने बताया मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई। और वो कैसे बताया उसने? क्या नाम, क्या था पूरा फॉर्मूला? MV प्लस PT, MV इक्वल्स टू PT। फिर उसने इस इक्वेशन को रीराइट किया, बैंक मनी भी डाल दिया इसके अंदर, तो MV प्लस M डैश V डैश इक्वल्स टू PT, ठीक है। चलो तो फिर दूसरी थ्योरी पढ़ी कल अपन ने, क्या नाम था उसका? कैम्ब्रिज थ्योरी। देने वाले का नाम? 4 आदमी थे। पहला अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा AC पीगो, तीसरा DG रॉबर्टसन, और फिर JM कीन्स। DH है क्या? ठीक। सो फिर JM कीन्स, 4 आदमी थे। उन्होंने मिलकर कौन सी अप्रोच दी? कैश बैलेंस अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड न्यू क्लासिकल अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड, मेन नाम है उसका लिक्विडिटी। अच्छा सॉरी थर्ड, ऐसे क्या। हाँ तो फिर अच्छा, उसने जो अप्रोच दी उसमें कितने मोटिव बताए? मनी का डिमांड क्यों करते हैं? 2 मोटिव के लिए। एक ट्रांजैक्शन, डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शंस के लिए। क्यों ट्रांजैक्शंस के लिए क्यों चाहिए पैसा? क्यों चाहिए? वो एक चीज डाली है उसने, क्योंकि ट्रांजैक्शन सर क्या है, स्प्लिट अप एंड सेल हो गए ना आजकल, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे होने लग गए। आज आपने कोई सेल करी तो पैसा आया, तो सारे आज ही थोड़ी खर्च करोगे आप, सही है। फिर दूसरा क्या था? मनी इज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ मनी, मतलब उसको फ्यूचर के लिए भी क्या कर सकते हैं हम? स्टोर कर सकते हैं। मतलब काय के लिए रखते हैं? प्रिकॉशंस के लिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी अनसर्टनिटीज होती रहती है। याद आया? उसने भी एक इक्वेशन दी थी, अयो कौन है? MV इक्वल्स टू PT, माता बोल दूंगा, क्या नाम है उसका दूसरी इक्वेशन का? P इंटू वाई। याद आया? अरे क्या नाम था उसका? P इंटू वाई, जल्दी भूल गए। P क्या था? कैम्ब्रिज के इंटू P इंटू वाई। PY मतलब क्या था? नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम का कितना प्रपोर्शन आप खर्च करने के लिए रखना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? मनी डिमांड। मतलब मनी डिमांड का इतना है। अच्छा इसमें वो नहीं है सर प्रिकॉशंस वाला अमाउंट, क्यों? क्योंकि उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो सबका अलग अलग होता है। समझ में आया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज हम तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरी थ्योरी का नाम क्या है बेटा? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। देने वाले का नाम? सर कीन्स ने 2, पिछली वाली भी दी थी, तो वो चारों ने मिलकर दी थी, और ये उसने अलग से इंडिविजुअली दी थी। समझ में आया? इसका नाम क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी या लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ डिमांड। किसने दी? JM कीन्स ने, ठीक है। अब इसमें उसने एक चीज और जोड़ दी बस, याद है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने क्या बोला था? मनी का के लिए डिमांड किया जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर दूसरी वाली थ्योरी आई, कौन सी? कैश बैलेंस थ्योरी, कैम्ब्रिज थ्योरी। उसने क्या बोला? मनी को डिमांड किया जाता है ट्रांजैक्शन के लिए, तो करते ही है, साथ में एक जोड़ दिया उसने, प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी भी करते हैं हम, है ना। फिर
फिर आया कीन्स, उसने एक और नई चीज जोड़ दी उसमें, बोले यार ट्रांजैक्शन के लिए तो करते ही करते हैं, प्रिकॉशन के लिए भी करते हैं, प्लस आजकल स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी भी करते हैं। मतलब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स में जो चेंज होती रहती है, इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठाने के लिए भी हम मनी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। क्या पता कुछ इंटरेस्ट रेट्स में चेंज आ जाए और उससे हम फायदा हो जाए, तो हम फ्यूचर की स्पेकुलेशन से कमाने के लिए भी, उसका फायदा उठाने के लिए भी क्या रखते हैं, हाथ में मनी रखते हैं। तो अपन हाथ में कितना मनी होल्ड करते हैं, कितना डिजायर करते हैं, वो तीन चीज के लिए करते हैं। काय के लिए, थोड़ा बहुत काय के लिए रखते हैं, ट्रांजैक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं नंबर है कुछ भी, मान लो मैं पर्सनली ट्रांजैक्शंस के लिए जैसे मान लेता हूं, तो मैं 1 लाख रुपए रख लिया मान लो, है ना भाई, मंथली जो भी मेरे पास पैसा था उसमें से 1 लाख रुपए में काय के लिए रखता हूं, फॉर डूइंग द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो 50,000 फॉर प्रिकॉशंस अराउंड मैं रख लेता हूं, ठीक है। और स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी मान लेते हैं मैं 1.5 लाख उसके लिए रख लेता हूं। तो टोटल में हाथ में कितना मनी डिमांड कर रहा हूं, हाउ मच मनी आई वॉन्ट टू होल्ड इन कैश, 3 लाख, उसमें से कितना कितना किसके लिए, 1 लाख फॉर ट्रांजेक्शन, 50,000 फॉर प्रिकॉशंस एंड 150 फॉर स्पेकुलेशंस। अब ये स्पेकुलेशन वाला जो आइटम है ये क्या होता रहता है, चेंज। कैसे, क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि कभी इंटरेस्ट अच्छा होता है, कभी इंटरेस्ट बुरा होता है। सोचो अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो हाथ में क्यों रखूंगा, ऑलरेडी अच्छा ही इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्ट ही कर दूंगा ना, बैंक में ही रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर कम, समझ गया ना मेरी बात। फिर ये 1.5 लाख से कम कर दूंगा मैं, फिर मैं इन्वेस्ट ही कर दूंगा ना अगर बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है तो। अगर बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है तो हाथ में क्यों रखूं फिर मैं, फिर तो बैंक में ही रख दूंगा ना, बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है तो, सही है कि नहीं। तो ये चेंज होता रहता है, क्योंकि ये किससे इफेक्ट होता है, इट इज लिखा ही हुआ है क्या मैंने, हर चीज तो मैं लिख देता हूं, बताओ यार, बिल्कुल यार पागल हूं मैं। तो ये किससे इफेक्ट होता है, इंटरेस्ट रेट से। उधर वो वाला ट्रांजैक्शंस, वो किससे इफेक्ट होता है, कल पढ़ाया था मैंने, प्राइस लेवल, महंगाई, इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन होगी तो ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा रखना पड़ जाएगा, अगर डिफ्लेशन होगी, प्राइस लेवल डाउन है तो कम में भी काम चल जाएगा। तो 1 लाख रखने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो मेरी बात भाई। अगर मान लो मंदी आ गई, प्राइस लेवल गिर गया, सस्ता हो गई, चीजें सस्ती हो गई, तो 1 लाख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब समझ में आई मेरी बात, अरे आए ना तो बोलो। एक और चीज का इफेक्ट पड़ता है ट्रांजैक्शंस पे, ट्रांजैक्शन के लिए कितना रखोगे, 1 लाख रखूं या ज्यादा रखूं या कम रखूं, इस पे एक और चीज का इफेक्ट पड़ता है, इनकम का। जिसकी इनकम ज्यादा होगी तो वो ज्यादा रखेगा, और जिसकी इनकम कम होगी वो कम रखेगा, है ना। ऐसे पढ़ाया मैंने, मतलब ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं मतलब मैं। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं ये वाली थ्योरी, ढंग से सुनिएगा। इसमें क्या है, देखो दो चीज तो कॉमन ही है। अब मैंने कल क्या बोला था, अब जब चिपकाई है वहां से निकाल के इसने, तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो करेगा ना, नहीं तो किसका आरोप लग जाता है, चीटिंग कर ली, चीटिंग कर ली। नहीं तो वो 4 पिछले वाले नहीं बोल देंगे, बोले यार चीटिंग करके बना दिए, तो हम बोले ये तो हमने भी बताई थी ये 2 चीजें तो इसलिए थोड़ा बहुत वर्ड्स का क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा, समझ गए। चलो तो सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं थ्योरी। थ्योरी का नाम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। क्या कहा इस थ्योरी ने, इट डिनोट्स पीपल डिजायर टू होल्ड मनी रादर देन सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो वो क्या कह रहा है, लोग मनी को होल्ड करते हैं काय के लिए, इसके लिए तो करते ही हैं, अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज में तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो रखते ही हैं पैसा, साथ में काय के लिए भी रखते हैं, इसके लिए भी रखते हैं और उसके लिए भी रखते हैं। मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए तो रखते ही रखते हैं, प्लस प्रिकॉशंस के लिए भी रखते हैं और अदर मोटिव्स ट्रांजैक्शंस के लिए भी रखते हैं। अदर का मतलब क्या हो गया, ये दोनों बोल दिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल होल्ड मनी फॉर 3 मोटिव्स, कौन कौन से, ट्रांजैक्शंस मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। तो टोटल मनी की डिमांड कितना करोगे, मैंने टोटल मनी कितना डिमांड किया कैश में, मैंने 3 लाख, कैसे निकाला, तीनों को ऐड करके, समझ गया ये मेरी बात। तो 1 लाख ये हो गया भाई, 50,000 प्रिकॉशंस के लिए रख लिया, और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इस बार अभी मैंने रखा कितना, 1.5 लाख, ठीक है भाई, डिपेंड करता है ना वो इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से। तो टोटल मनी डिमांड कितना हुआ मेरा, 3 लाख, बोलो समझ में आया क्या। सो टोटल विल बी 3 लाख, तीनों को जोड़ के आ जाता है। बोलो कोई दिक्कत अभी तक किसी को भी किसी भी तरह की, आगे बढ़े।
वो आ नहीं रहा यार, वो चोमू नहीं आ रहा, कल भी नहीं आया था चोमू वाला भाई, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, कहां गया वो? लो देखो, ट्रांजैक्शंस मोटिव पहला वाला, इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है नहीं, 2 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ थोड़े बहुत क्या कर देगा, चेंज कर देगा वर्ड्स, बाकी बात तो वही बोलेगा ना। हाँ भाई, तो मनी का के लिए डिमांड करते हैं अपन, सर फॉर डूइंग ट्रांजैक्शंस, है ना। सो इट रिप्रेजेंट्स द नीड फॉर कैश। व्हाई डू वी नीड कैश? फॉर कैरिंग आउट, पाउट नहीं है वो, करण जोर थोड़ी अपन आउट करेंगे, ये क्या है, आउट है, आउट फॉर कैरिंग आउट, नॉट आउट। सो व्हाई डू वी नीड कैश? फॉर कैरिंग आउट करंट ट्रांजैक्शंस फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज। सही है कि नहीं है? अच्छा, और यहां एक वर्ड डाल दिया उसने, देखो आप, ये कल वाली में नहीं था क्या, फॉर पर्सनल एंड। अब भाई मैं कैश रखता हूं काय के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए रखता हूं, लेकिन ट्रांजैक्शंस भी तो सर 2 टाइप के होते हैं ना, एक पर्सनल और एक, बात सही है। कल परसों मैंने 40-50 कंपाइलर बनवाए तो उसका पेमेंट गया, तो पैसा तो मुझे उसके लिए भी रखना पड़ता है। अरे समझ में आ रही मेरी बात? परसों से मेरा दूसरा एक इंटर में बैच चालू होने वाला है, उसके लिए 150 बुक्स बनेगी, तो उसके लिए भी पैसा रखना पड़ेगा, सब 15-20 हजार रुपए की प्रिंटिंग होगी उस सेट की, समझ गया ना मेरी बात? तो ये क्या है भाई, मेरे को अच्छा शाम को अपने लिए भी सामान पैसा रखना पड़ता है, अरे है कि नहीं? खाने पीने का मेरा पर्सनली भी तो खर्चा होता ही है यार, सुबह घर से निकल रहा हूं 3-4-5 बार तो चाय पी लेता हूं, समझ गए? फिर चाय भी डिपेंड करती है, अलग 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 जगह पे जाके पी लेता हूँ, तो कुछ हाई लेवल कुछ लो लेवल, वैसे भी सब चलता है अपने से ना, फुल फॉर्म हर तरीके से मैंने बनाया हुआ है अपने आप को। तो फिर नाश्ता पानी ये सब चलता रहता है, तो सुबह से लेके टिल द टाइम आई एम इन द हाउस, तब तक खर्चे चल ही रहे, तो तब तक मेरे पर्सनल भी हैं, और सर इसके बाद कोई क्लास नहीं सर, फिर तो शाम को सर ये होगी कितने बजे, 12:45 तक, हाँ ठीक ठीक, 12:45, ठीक ठीक। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो हम मनी क्यों डिमांड करते हैं भाई, ट्रांजैक्शंस के लिए। सर यहां एक बात एक्स्ट्रा बोल दी कि ट्रांजैक्शंस तो दोनों ही होते हैं, पर्सनल भी और बिजनेस भी, सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कहा ना मैंने कुछ तो बदलेगा ही ना। नेक्स्ट, हाँ हाँ सर क्यों, एक और बात, अच्छा ये तो पिछले वाले में भी बोली थी, क्यों हमको चाहिए होता है पैसा ट्रांजैक्शंस के लिए? सर क्योंकि टाइमिंग का गैप होता है ना, अरे वही स्प्लिट अप एंड सेल बताया था कि हमने काम किया, मैंने आपको पढ़ाया, मेरा काम है पढ़ाना, अब आपसे जो मेरे पास पैसा आएगा, क्या वो पैसा मैं आज ही खर्च कर दूंगा क्या? तो आज मेरे पास रिसिप्ट ऑफ इनकम आई, बट विल आई स्पेंड द होल अमाउंट टुडे? नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट ना। खर्चे तो भाई आगे 3-4 महीने तक होते रहेंगे, पैसा आया है आज, खर्च होंगे 3-4 महीने तक, तो देयर इज अ टाइमिंग गैप बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड द पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सही बात है ना, खर्चे तो मेरे 3-4 महीने चलेंगे ना उस पैसे से, समझ गया कि नहीं समझ गया मेरी बात, पक्का ना? सो इसी को बोलते हैं स्प्लिट अप एंड सेल, यहां पे क्या बोल दिया, टाइमिंग गैप। तुमको बुद्धू समझता है वो, उसको लगता है तुम समझ नहीं पाओगे ये बातें, है नहीं समझ पाओगे क्या? सेम ही तो है। So this need arises due to the timing gap between the receipt of income and the planned expenditures। सही है क्या, है ना? अब मेरे पास अभी पैसा आएगा, लेकिन मैंने आगे 3-4 महीने के खर्चे प्लान कर रखे हैं, यहां वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, घूमूंगा, पढ़ाई पे खर्च करूंगा, इस सारी चीजें अपने खर्चे प्लान कर रखे हैं, तो देयर इज अ टाइमिंग गैप। आज पैसा आया, इसके खर्चे क्या क्या होंगे, तो सर गैप है ना टाइमिंग का, सारा आज ही थोड़ी खर्च करना है, तो मेरे को रखना पड़ेगा आगे के लिए पैसा, रखना ही पड़ेगा ना भाई। समझ में आ गई क्या मेरी बात? आज पैसा आया मेरे पास, रोज रोज तो नहीं आता है, कभी कभार आता है ना भाई, तो एक साथ आता है, एक साथ आता है भर के। अब वो आगे 3-4 महीने के लिए जो मैं सारे खर्चे करूंगा, तो उसके लिए रखने नहीं पड़ेंगे क्या मेरे को पैसे? ट्रांजैक्शन मनी रखना पड़ेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? हमारे एक बॉस था, मैं जब जॉब करता था पहले 2021 तक, है ना, मैंने मतलब अपनी लाइफ में 7-8 साल जॉब भी करा है, नहीं हाँ 7-8 साल आराम से। तो अब इस दौरान मतलब वो जो लास्ट वाला वो बॉस था, उसकी पता नहीं उसकी आदत खराब थी, उसके पास क्या है, पैसा जैसे ही आता वो पूरा का पूरा पैसा क्या कर देता, इन्वेस्ट कर देता। अब भाई काय के लिए नहीं रखता, करंट ट्रांजैक्शंस के लिए उसके पास पैसा ही नहीं बचता, सैलरी बांटने के लिए पैसा नहीं,
आप समझ रहे हो, ऑलरेडी पैसा खूब आ रहा है, ठीक है, गॉड हैज बीन काइंड और रिजल्ट भी शानदार जा रहा है, भाई साहब ताबड़ तोड़ पैसा आ रहा है उसके पास। लेकिन उसकी एक आदत थी, क्या, जैसे उसके पास पैसा होता ना बल्क में, वो सीधे के सीधे पूरे पैसे क्या कर देता, कोई ना कोई भाई साहब लगा देता, और कमाने के चक्कर में, ठीक है, बोले यार कमाई होगी, अब यार करंट वाले के लिए तो रख, उसने ये पढ़ा ही नहीं था, मेरे से पढ़ लेता। तब ये था नहीं इकोनॉमिक्स के कोर्स में, होता तो मैं उसको जरूर पढ़ाता कि मैंने कहा सर एक बार मेरी क्लास में बैठो, आपको समझ में आएगा पैसा काय काय के लिए रखना चाहिए, ट्रांजैक्शंस के लिए भी रखना चाहिए। पूरा का पूरा आते ही लगा देते हो कहीं ना कहीं, फिर अंडरग्राउंड हो जाते हो, पुलिस ढूंढने लग जाती है। हाँ, अरे बहुत खतरनाक आदमी था वो, अभी भी है, मतलब जिंदा मरा नहीं है। ऐसे वो क्या है, पैसा लगा देता है, कई बार ऊपर नीचे डूबा जाते हैं, फिर अंडरग्राउंड हो जाता है, लिटरली अंडरग्राउंड। काम है सीए का, आप सोचो, सीए भी है, ऐसे थोड़ी है, सीए अनशन काम भी करते हैं। चलो, तो नाम नहीं बता सकता, फालतू बदनाम थोड़ी करेंगे, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। चलो, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब सुनना, अरे वापस से, सर मनी का एक लिए चाहिए होता है ट्रांजैक्शंस के लिए, दो मोटिव होते हैं, एक इनकम मोटिव, एक ट्रेड मोटिव। एल लो, एक बार बताओ, ट्रांजैक्शंस सर दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल के लिए और एक बिजनेस के लिए। पर्सनल ट्रांजैक्शंस का क्या मोटिव होता है सर, वो तो घर अपने लिए चाहिए, लेकिन बिजनेस के लिए जो हम ट्रांजैक्ट पैसा रख रहे हैं उसका क्या मोटिव होता है, ट्रेड मोटिव। कौन सा मोटिव, ट्रेड मोटिव, सिंपल है, फर्जी नाम। अब देखो इधर, ये है, अब है मेन चीज, सामने देखो, इस अप्रोच ने क्या बताया, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, कौन सा वाला, अरे इधर इधर वापस, टोटल डिमांड ऑफ मनी कैसे आता है, तीनों को जोड़ के। लेकिन कल मैंने आपको एक बात बताई थी, इनमें से कौन सा अमाउंट नहीं निकाल सकते हम, ये वाला जो है ना अमाउंट, ये तो निकल ही नहीं सकता। अरे ये हम चैप्टर किसके लिए पढ़ रहे हैं, मेरे लिए पढ़ रहे हैं क्या, किसके लिए पढ़ रहे हैं, पूरे देश के लिए। तो पूरे देश में कितना मनी का डिमांड होगा, इसमें हम वो बीच वाला अमाउंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रिकॉशंस के लिए कितना होगा वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो प्रिकॉशनरी वाला अमाउंट कभी निकलता नहीं है, मतलब उसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो किसका होता है, ट्रांजैक्शन वाले का होता है, और ये लास्ट वाले का होता है। तो सुनना, फॉर्मूला तो उसमें भी एक का ही है सिर्फ, उसका भी नहीं है फॉर्मूला, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, तो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मनी का डिमांड कैसे आएगा, कैसे आएगा बताऊं, तो इस अप्रोच ने बोला मनी का डिमांड कैसे आएगा, एल आर इक्वल्स टू के कैपिटल इंटू वाई। अब अरे एल आर क्या है, एल आर मनी डिमांड को बोला गया है, किसको बोला गया है, मनी डिमांड को। आपको सही बात बोलूं तो कीन्स ने बताया ही नहीं कि एल आर क्या है, तो लोग इसके बाद सिर्फ क्या लगाते हैं, अजम्पशंस, कि ये एल आर क्यों बोला इसको, क्यों एल आर वर्ड का क्या मतलब है सर, कोई किताब में भी नहीं है ही नहीं, ढूंढ लो तुम। मैं तो खैर बता ही दूंगा, तुम जानते ही हो, बाकी मेरा जन्म ही काय के लिए हुआ है, इसी के लिए हुआ है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन किताबों में नहीं है आपको सिर्फ। तो बात ये समझिएगा कि जो बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा ही है, इट इज नॉट इन द बुक्स दैट व्हाट इज दिस एल आर, नहीं बताया गया। तो सुनिएगा, एल आर का असली में नाम होता है लिक्विडिटी रेशो। क्या नाम है इसका, लिक्विडिटी रेशो। कुछ लोगों का कहना है, सुनो इसमें भी कंफ्यूजन है, कुछ लोगों का कहना है कि इसका नाम है लिक्विडिटी रेशो, एल नाम चिपक भी रहा है ना, तुक्का सही बैठ रहा है, लिक्विडिटी रेशो। कुछ इकोनॉमिस्ट का यह भी कहना है कि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेशो है, एलपीआर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एलआर ही बोला उसको भी। कुछ लोगों का क्या कहना है, क्यों लिख रहे हो, पागल हो क्या तुम, वो बुक वाला पागल हो जाएगा, बोले ये कहां से सिखा दिया इनको, ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसे नॉलेज के लिए। तुम उसको क्या बोलो, सिर्फ मनी डिमांड, अरे मनी डिमांड है वो, फालतू क्यों लिख रहे हो, ज्ञान दे रहा हूं एक्स्ट्रा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कुछ लोगों ने इसको क्या बोला, लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेशो। मैं आपको ये बात बता दूं, ये दोनों के ही फॉर्मूले गड़बड़ थे, तो वो बात दोनों की गलत है। तो असली में बात यही समझ में आई कि इस एलआर का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसके ऊपर तुक्केबाजी कर ली लोगों ने, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो आपके लिए सिर्फ ये क्या है, एक मनी डिमांड, कि कितना मनी डिमांड करोगे उसको एलआर कहा गया है। क्लियर है तीसरी बात, कितना मनी डिमांड करोगे, मनी डिमांड के लिए क्या कहा गया है, एलआर कहा गया है। एलआर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मनी डिमांड। अब के इंटू वाई क्या है,
कल भी तो पढ़ा था ये। कल वाली अप्रोच में क्या था बताओ, इससे पहले वाली अप्रोच में फॉर्मूला क्या था, सेम ही फॉर्मूले चल रहे हैं। कल वाली अप्रोच में फॉर्मूला था क्या था, एम डी इक्वल्स टू के इंटू पी वाई। पी वाई क्या थी, नॉमिनल इनकम। और आज भी फॉर्मूला वही है, आज पी वाई की जगह क्या बोल दिया, बस वाई। के क्या था कल, कैम्ब्रिज के, मतलब कितना प्रपोर्शन आप वो रखना चाहोगे एज कैश फॉर ट्रांजैक्शंस, है ना। आज भी के वही है, कितना प्रपोर्शन ऑफ इनकम, इनकम का कितना प्रतिशत आप रखना चाहोगे, और ये कांस्टेंट होता है, आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, बड़ा आसान न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल आया तो बहुत ही आसान आता है, बहुत ही आसान, मतलब सब कुछ गिवन होता है, आपको बस फॉर्मूला डालो और आंसर निकालो, समझे, सब कुछ गिवन होता है। ठीक है, तो अभी इतना सा याद रखिएगा कि इस अप्रोच में मनी का डिमांड कैसे आएगा। देखो इस अप्रोच में मनी का डिमांड कैसे आएगा, उससे पहले आप मुझे ये बताओ, पहली वाली अप्रोच क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसमें मनी का डिमांड कैसे आया था, एम वी इक्वल्स टू पीटी। फिर इस इक्वेशन को उसने रीराइट किया था, एम वी प्लस एम डैश इंटू वी डैश इक्वल्स टू पीटी। ठीक है, इसमें पीटी क्या था, मनी का डिमांड, और ये क्या था, मनी का, ये कौन सा वाला मनी था, एम। एम क्या था, एम मनी इन सर्कुलेशन, जो छापा, और ये एम डैश क्या था, क्रेडिट मनी। ऐसे पढ़ो यार, मजा आएगा। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी अप्रोच कल पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, कैश बैलेंस अप्रोच, है ना, न्यू क्लासिकल अप्रोच। उसने क्या कहा था, मनी की डिमांड कैसे आएगी, एम डी इक्वल्स टू के इंटू पी वाई, है ना, नॉमिनल इनकम का कितना प्रतिशत आप खर्च करने के लिए रखोगे, है ना, के। तो के क्या था वहां पे, कैम्ब्रिज के नाम दिया था उसने। आज जो हमने अप्रोच पढ़ी, यहां पे मनी का डिमांड, मनी का डिमांड की जगह क्या वर्ड यूज किया, एलआर। बोलो वो कैसे आएगा, इस वाली अप्रोच में नाम क्या, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसने क्या बताया, मनी का डिमांड कैसे आएगा, सर के इंटू वाई। वाई वही है, यहां पे वहां बोला था नॉमिनल इनकम, यहां बोल देगा नेशनल इनकम। टोटल देश की नेशनल इनकम का कितना प्रतिशत आप ट्रांजैक्शंस पे खर्च करोगे, तो ऐसे करके ये मनी डिमांड आ जाएगा। अच्छा बाकियों का अमाउंट, सर ये तो ट्रांजैक्शन का ही आया सिर्फ, अरे बाकियों का अमाउंट आता ही नहीं है, निकालते ही नहीं है। वैसे टोटल डिमांड ऑफ मनी कैसे आएगा बताओ, टोटल मनी का डिमांड कितना करोगे, सर ट्रांजैक्शन डिमांड के, ट्रांजैक्शन के लिए मनी रखोगे, प्लस प्रिकॉशन के लिए मनी रखोगे, प्लस स्पेकुलेशन के लिए मनी रखोगे। तो ये दोनों आइटम, मतलब इसमें भी ये वाला आइटम क्या होता है, बोले ये सर ये तो सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं अपन, भाई कोई प्रिकॉशन के लिए ज्यादा रखता है, कोई कम रखता है, लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं, देश की। तो इस अमाउंट को तो नहीं निकाल सकते, तो ये क्या रहता है, ये तो गिवन होता है, मतलब ये जो होगा ये हम नहीं निकाल सकते, इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्पेकुलेटिव डिमांड वाले को भी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, निकालते तो इसको है ही, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन इनको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला सिर्फ किसको निकालने के लिए होता है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी को निकालने के लिए। और उसका क्या फॉर्मूला है, एल आर इज इक्वल्स टू के इंटू, बोलो कोई परेशानी, तो ये लो भाई। तो ये क्या है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एल आर क्या है। एल आर तो पूछेगा ही नहीं, खैर क्यों नहीं पूछेगा, उसको खुद ही नहीं पता। समझ में आ गई मेरी बात, फिर भी देखो भाई। सो ये क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। कल बताया था क्या मैंने, सर ट्रांजैक्शन डिमांड, ट्रांजैक्शंस के लिए कितना पैसा रखोगे, उसका सीधा रिलेशन किससे होता है, वो तो होता ही है। कल ये तीनों में ये तो बात तो कॉमन है, आदमी की अगर इनकम ज्यादा होगी तो वो ट्रांजैक्शंस भी क्या करेगा, खर्चे भी क्या करेगा, ज्यादा, तो ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, ज्यादा। तो ट्रांजैक्शंस के लिए मनी भी क्या रखेगा, ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड क्या करेगा, ज्यादा ही करेगा ना। तो ये तो सीधा रिलेशन है इनकम का और ट्रांजैक्शंस की लिए जो हम मनी रख रहे हैं। मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं 1 लाख रखता हूं, किसी की कम है तो वो कम रखेगा, किसी की ज्यादा है तो वो और ज्यादा, क्योंकि उसके ट्रांजैक्शंस तो और ज्यादा होते होंगे। अरे सही है कि नहीं है भाई, ठीक है। सो इनकम का सीधा रिलेशन है, क्या तगड़ी बात बोली है उसने, है ना। अच्छा एक और बात क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शंस के लिए आप जो मनी रखोगे इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम बट अनअफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट्स। एक लाइन बोल दी, सर ये जो मनी आप ट्रांजैक्शंस के लिए रखोगे इसका सीधा ताल्लुक किससे है, आपकी, बट
इंटरेस्ट रेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे इंटरेस्ट रेट देख के थोड़ी ट्रांजैक्शन की तो रखना ही पड़ेगा ना पैसा। आज मार्केट में क्या इंटरेस्ट चल रहा है उसका फर्क इस वाले अमाउंट पे नहीं पड़ता है। ये तो घर के घरेलू खर्चों के लिए रखते हैं हम, और घरेलू भी और अभी बताया था, अरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी और पर्सनल भी, है ना। तो भाई ये तो ट्रांजैक्शन के लिए रख रहे हैं, इसका इंटरेस्ट रेट से कोई लेने देना। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा वो तो ऊपर होता है। हाँ तो ये वाई क्या है? वाई, अरे वाई क्या है? अर्निंग्स। और के क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम, इनकम का कितना प्रतिशत आप किसके लिए रखना चाहते हो? ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये तो गिवन होता है कांस्टेंट, जो भी वो पढ़ा है अपने 12th में, एमपीसी मैंने भी पढ़ाया था आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वही होता है भाई। वो क्या था, हम कितना ड्यू टू चेंज इन इनकम कितना चेंज इन कंजम्पशन हुआ, तो वैसे ही इनकम का कितना प्रतिशत आप खर्च करने के लिए रखना चाहते हो अमाउंट। तो कोई 20% रखना चाहता है, कोई 30, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? देश की। तो वो गिवन होता है कितना है। चलो, तो कीन्स कंसीडर्ड दैट एग्रीगेट डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। सही बात है भाई, क्या दिक्कत है? आप ट्रांजैक्शंस के लिए कितना मनी रखोगे, ये किस पे किसका फंक्शन है? इनकम का। इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा होगी, अरे डायरेक्ट रिलेशन, इनकम ज्यादा होगी तो ये ज्यादा रखोगे, इनकम कम तो ये, सो इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद इनकम। अरे आई के बाद सब में फंक्शन ऑफ इनकम मतलब रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन में चलता है ना ये। तो जितनी इनकम सोचो, मान लो किसी की 1 लाख, किसी की 10 लाख है, तो वो उसका वो 2 लाख रख रहा है, कोई 20 लाख है तो वो 4 लाख रख रहा है। तो इनकम के हिसाब से रखता है आदमी, जिसकी इनकम ज्यादा वो ट्रांजैक्शन भी क्या करेगा। चलो समझ में आ गया ट्रांजैक्शन वाला अमाउंट पूरा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आगे आते हैं प्रिकॉशन वाले पे। ये क्या कह रहा है भाई? प्रिकॉशनरी मोटिव। सर इनकम क्योंकि हम काय के लिए भी रखते हैं, प्रिकॉशंस के लिए। और प्रिकॉशंस क्यों रखना जरूरी है प्रिकॉशंस के लिए? सर क्योंकि क्या है, कुछ भी अनसर्टेनिटीज होती रहे, है ना, कुछ हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो तो इमरजेंसी हो गई, आपातकालीन। अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन को क्या बोलते हैं? आपदा नेचुरल डिजास्टर होती है? आकस्मिक, असामान्य तो अननेचुरल हो गई। ए यार मेरी हिंदी तो फिर भी ठीक है तुमसे। आकस्मिक, आकस्मिक मतलब थोड़ा, ये अचानक की होती है घटनाएं। हाँ तो ठीक है, मेरे को भी नहीं पता। तो अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन इवेंट्स, जिनका नहीं पता होता सर, ऐसे इवेंट्स कभी भी हो जाते हैं। और इनके लिए हमें क्या रखना जरूरी है? इनके लिए भी घर में पैसा आपको होना चाहिए, आपको हाथ पे इसके लिए भी पैसा रखना चाहिए। सही है कि नहीं है भाई? क्योंकि घर में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, रात बिरात कुछ भी हो सकता है भाई, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी चीज हो सकती है कि नहीं? सो अब आप बोलो सर यूपीआई तो है ना, तो बेटे बम ब्लास्ट हो गया, यूपीआई ढूंढते रहोगे, वो कागज ही उड़ जाएगा। कैश एक ऐसी चीज है, कल हमने पढ़ा था, वाई डू वी नीड कैश? बिकॉज कैश इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे एंड द मोस्ट लिक्विड वे। सही है ये नहीं? चेक काटते डोलो जब बम ब्लास्ट हो, चेक काट दो, पैसे लो पैसे लो पैसे। समझ लो, वो आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वो उसको बोलते बोले ये चाय देना, उसने आपको चाय दे दी, अब बोला आपके पास कैश नहीं, चेक काटने बैठोगे क्या? व्हाट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे? तो प्रिकॉशंस के लिए भी रखना चाहिए सर पैसा, है ना। लेकिन कितना रखना है इसका कोई फॉर्मूला सबका, क्योंकि अलग अलग होता है ना प्रिकॉशन का मामला। तो ये इसको निकाला नहीं जाता है, बस याद रखना। रखते हैं इसके लिए पैसा, लेकिन इसको निकाला मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, समझ गए? हाँ भाई जल्दी से रीड कर लो। इंडिविजुअल्स हो चाहे बिजनेस, दोनों के जीवन में क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती रहती है सर, अनसर्टन चीजें होती रहती है, अनएंटिसिपेटेड कभी भी खर्चे आ जाते हैं। समझ गए मेरी बात? अरे बोले ऐसा नो, अभी मेरे को नहीं पता था मेरी गाड़ी का वो क्लच प्लेट उड़ गया भाई साहब, लग गए 14,000। अनएक्सपेक्टेड हो ही जाता है। अरे पता नहीं था ना कि ये वाला भी खर्चा इस बार आ जाएगा, तो ये भी एक खर्चा आ गया भाई साहब, समझ गए? पापा की गाड़ी है, उसमें भी कोई ऐसा अचानक से, समझ लो। खैर मेरे को तो पता था, मैंने राशि में पढ़ लिया था पहले ही,
पिछले महीने पढ़ लिया था, नवंबर की राशि में एडवांस में देख लेता हूं। तो मेरे को पता था कुछ उसमें लिखा था, कुछ ऐसा अंट शंट खर्चे आने वाले हैं जो गाड़ी वाड़ी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो सकता है। हो गया, खैर वो बात अलग है, ये तो मैं सतर्क था। लेकिन हुए तो है ही ना, अनएक्सपेक्टेडली हुए ही है बिल्कुल। 14 क्यों 20 लग गए टोटल, अभी और लगेंगे 2-3। तो ये अनएक्सपेक्टेड है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी भी कुछ भी, चाहे इंडिविजुअल के लिए कह लो चाहे बिजनेस के लिए कह लो, कभी भी क्या हो जाते हैं सर, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते रहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या रखना चाहिए, वी नीड टू कीप अ पोर्शन ऑफ आवर इनकम। उसको क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी। मनी को क्या के लिए रखा, प्रिकॉशन के लिए रखा। ठीक है। अच्छा सर, ये भी किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। ऑब्वियसली इनकम पे, जिसकी इनकम ज्यादा होगी तो वो अमाउंट भी ज्यादा ही रखेगा, उसके ज्यादा कर्मकांड होंगे तो उसके क्या होंगे, वो प्रिकॉशंस उसको ज्यादा रखने पड़ेंगे। जिसके जीवन में क्या है, हाँ सर, जैसी मेरी क्लास हो बाहर मत जाना, एंड टू एंड सर को बुला लेना वहां से, ठीक है। हाँ भाई इधर देखो, इधर देखो। सो एक बात बताओ, जिसकी इनकम ज्यादा है तो प्रिकॉशनरी अमाउंट भी फिर वो ज्यादा ही रखेगा, क्योंकि उसके चिंता क्या होगी, ज्यादा। अरे जिसके पास है ही कुछ नहीं, उसके तो क्या ही प्रिकॉशंस रख लेगा वो। समझ रहे हो मेरी बात। वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं मैं कई बार, वो नोमैड्स वाले, नोमैड समझते हो, बंजारे। तो यार उनका क्या है, आज इधर कल उधर, बकरियां निकल गई उधर। तो उधर जाते हैं, वहीं पे बनाया खाना बनाया, तो उनको वो क्या ही प्रिकॉशनरी अमाउंट रखते होंगे। यू गॉट माई पॉइंट ना। तो जिसकी इनकम है ज्यादा, जिसकी चीजें हैं ज्यादा, तो भाई उसको तो टेंशन भी ज्यादा, उसको प्रिकॉशंस भी क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा। तो इसका भी रिलेशन इनकम से होता है, ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय इनकम ना, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम का ही प्रभाव पड़ता है क्या सर, नहीं। इकोनॉमिक सिचुएशन, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। सर अभी थोड़ा मार्केट गड़बड़ चल रहा है 2-5-10 दिन से, सो इकोनॉमिक सिचुएशन भी मैटर करती है। अगर इकोनॉमिक ऊपर नीचे हो रहा है रोज के रोज, तो फिर प्रिकॉशन क्या रखोगे, थोड़ी ज्यादा। अगर सब स्टेबल चल रहा है तो प्रिकॉशन क्या रखोगे, सिंपल कहानी है। पॉलिटिकल कंडीशन समझ लो, तो सिंपल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जरूर। अगर पॉलिटिकली स्टेबल चल रहा है सब, तो ठीक है, कम रखोगे प्रिकॉशन। लेकिन अगर रोज आपने प्रधानमंत्री उसको बना दिया पप्पू को, वो कभी खुद नानी की चल जाता है, कभी कहां चल जाता है, कभी कहां चल जाता है, वो खुद मस्ती में मार रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि नहीं। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप रोज फिर प्रिकॉशन के लिए क्या रखोगे, ज्यादा। बोलो यार पता नहीं क्या हो, बच्चों के भविष्य के साथ रख लो, पैसा बना बनू के, सही है, आगे पता नहीं देश का क्या हो। तो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड द पर्सनल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म। अगर कोई आदमी ऑप्टिमिस्टिक है, बोला नहीं यार सब अच्छा रहेगा, तो ऐसा आदमी प्रिकॉशंस के लिए अमाउंट क्या रखेगा, कम। लेकिन कोई वैसा बिल्कुल ही नेगेटिव आदमी, शोर बाहर निकलते मर गया तो, बोला मैं यहां से नीचे गिरूं या मर गया तो अगर जो बिल्कुल ही नेगेटिव है वो ज्यादा प्रिकॉशंस रखेगा। जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, समझ रहे हो, जिनको हर चीज में तो थोड़ा दे हैव नेगेटिव व्यूज अबाउट द मार्केट, तो वो हमेशा प्रिकॉशन क्या रखेगा, वो ज्यादा रखेगा। फार साइटेडनेस, दूरदर्शी आदमी, वो भी प्रिकॉशंस के लिए अमाउंट ज्यादा रखेगा। तो सर सबका है ना मामला, अपना अपना होता है, ठीक है। अच्छा सुनना, एक लाइन कह रहा है, प्रिकॉशनरी मोटिव का जो अमाउंट होता है, कैश बैलेंस, दे आर कंसीडर्ड इनकम इलास्टिक। सही बात है, इनकम से इफेक्ट होता है और इनकम इलास्टिक होता है। मतलब इनकम जिसकी ज्यादा वो ज्यादा रखेगा, इनकम कम तो इनकम वो कम रखेगा। एंड बाय इटसेल्फ इट इज नॉट सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। सही बात है सर, इसका भी, इस वाले अमाउंट का भी इंटरेस्ट रेट से कोई लेने देना नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये तो प्रिकॉशंस के लिए रख रहे हैं ना सर हम, इसका भी हम इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलते भाई, प्रिकॉशन तो रखनी पड़ेगी ना अपने को, समझिए मेरी बात। तो इसका भी ज्यादा रिलेशन इंटरेस्ट रेट, ज्यादा इंटरेस्ट का इस पे इफेक्ट नहीं आता। मार्केट में चाहे बढ़िया मिल रही हो आपको इंटरेस्ट रेट, फिर भी प्रिकॉशंस तो रखोगे ना। तो दिस अमाउंट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय, हमने कहा था ट्रांजैक्शन वाले पे भी प्रभाव नहीं पड़ता, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, ट्रांजैक्शन के लिए तो रखोगे ही ना। ऐसे ही मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है नहीं चल रही, प्रिकॉशन के लिए तो रखोगे ही ना। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। यहां तक कोई भी तकलीफ हो तो बोलो, क्योंकि अब जो अब चालू होगा वो अब होगा चालू। अभी तक मजाक चल रहा था, अब आ जाओ सामने देखो, तीसरा वाला अमाउंट, यही है खेल, यही है। अब आने वाली सारी बातें इसी पे है। क्या नाम है इसका, स्पेक्युलेटिव मोटिव।
अच्छे सुनना, इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। स्पेक्युलेटिव मोटिव, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है पहले तो समझो। यहां पर हम क्या करते हैं, जब आदमी अपनी इनकम में से थोड़ा रखता है हाथ में कैश, उसको क्या बोलते हैं, मनी डिमांड। कितना वो हाथ में रखेगा, मनी काय के लिए रखता है, वो 3 चीजों के लिए रखता है। कीन्स ऐसा बोला, कौन कौन सी 3 चीजें, ट्रांजैक्शन के लिए भी रखता है, प्रिकॉशंस के लिए भी रखता है, लेकिन फ्यूचर में कुछ इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड प्राइसेस, अब उस जमाने में भाई और कुछ था नहीं ना। अब मेरी बात सुनना, क्या कह रहा हूं मैं, अरे क्या है यहां बॉन्ड वॉन्ड वर्ड यूज होएगा बार बार, क्यों, क्योंकि उस जमाने में और कोई ऐसी एसेट्स वगैरह नहीं होती थी, शेयर्स वेयर्स नहीं होते थे इन्वेस्ट करने के लिए। समझ गए क्या ये बात, कीन्स कब की बात है भाई, 1930। सो एट दैट टाइम इंटरेस्ट मतलब ब्याज काय पे मिलता था, इंटरेस्ट पे मिलता था, सॉरी ब्याज को तो इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट काय पे मिलता था, बॉन्ड्स पे मिलता था। सो यहां जो ये बार बार बॉन्ड्स इसलिए बोलेगा क्योंकि उस जमाने में जो कौन सी सिक्योरिटी थी जिसमें इन्वेस्ट करते थे, बॉन्ड्स। देखो या तो गोल्ड वोल्ड में तो करते ही थे पहले के जमाने से, है ना, लेकिन उसके अलावा एक ही चीज थी जो बॉन्ड्स थी, बस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। समझ गए मेरी बात, ऐसा समझ गए ना। तो यहां बॉन्ड्स वर्ड आएगा बार बार क्योंकि उस जमाने में था ही वही एसेट। अरे वही एक एसेट थी, आज के जमाने में तो बहुत सारी होगी ना चीजें। आज अपने पास तो बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, अरे खूब ऑप्शन है भर के, लेकिन तब इतने ऑप्शन नहीं थे। एकमात्र जो फाइनेंशियल एसेट जो थी वो क्या थी, बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स आप खरीदोगे तो उसके ऊपर आपको क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। समझ गए नहीं, समझ गए मेरी बात, है ना। और बॉन्ड्स तो एक तरीके से क्या होता है, डेट ही तो होता है। अरे पढ़ा है ना अकाउंट्स के अंदर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऑल दीज आर डेट्स ना, डेट का नेचर होता है। तो समझो आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो आपको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जैसे डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर के आगे क्या लगी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे बॉन्ड्स में भी क्या लगी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 9% बॉन्ड्स, 10% बॉन्ड्स, ये सब रेट होती है। समझ गया मेरी बात, अरे बोले सुनो, अब ढंग से सुनना, बिल्कुल पहले ही बता रहा हूं। अब देखो क्या होता है ना, जो कुछ रिलेशन समझा रहा हूं अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक रिश्ता बता रहा हूं आपको, इंटरेस्ट रेट्स का और बॉन्ड प्राइसेस का। अरे इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस। एक सेकंड रुकिएगा, चल तो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस, ढंग से सुनना, है ना। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम है, इंटरेस्ट रेट्स कम है ना, तो इससे बॉन्ड प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी। ये मैंने आपको प्लॉट का एग्जांपल नहीं दिया था उस दिन, बताया था। अगर ज्यादातर अपन घर वर प्लॉट खरीदते काय पे खरीदते हैं, लोन पे। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है तो मान लो मैंने एक प्लॉट खरीदा हुआ है, उसके फिर कस्टमर्स क्या आएंगे, इट इज फॉर सेल, बेचने के लिए लगा रखा है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रही है मार्केट में, तो फिर तो कस्टमर क्या आएंगे, खूब सारे लोग उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, तो उससे उसके भाव, बात समझ में आती है। तो वैसे ही बॉन्ड प्राइसेस है, बॉन्ड प्राइसेस इज ऑल्सो एन एसेट ना, क्योंकि उस टाइम पे वही एसेट थी। तो अभी मैंने प्लॉट में समझाया, समझ में आया ना। तो बॉन्ड में भी वही रिश्ता होता है। आज अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होती है ना, तो उससे बॉन्ड का प्राइसेस क्या होता है, बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइसेस विल इंक्रीज। वो भी तो एक एसेट है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब और सुनना, इसका उल्टा करो। अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट्स हाई होगी अगर मार्केट में, है ना, तो फिर क्या होगा, आएंगे कस्टमर्स मेरा प्लॉट खरीदने। 25% ब्याज की रेट चल रही, कोई आएगा कस्टमर, कुत्ता भी नहीं भोगेगा। समझ रहे हो। तो क्या होगा, उसके भाव गिर जाते हैं प्रॉपर्टी के। तो क्या सीखे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से बॉन्ड प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत। आपको चाहो तो मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, लेकिन ये प्रूफ अगर इसका करना है ना, तो इसका प्रूफ अगर या तो अभी ले लो, या फिर यूनिट नंबर 2 में भी आता है इसका प्रूफ। वहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको असेट प्राइस चैनल क्या होता है, समझे। आता मेरे को सब है, तो तुम्हारी इच्छा है कब सीखना है, समझ में आ गई मेरी बात। तो मैं रिलेशन ये मतलब प्रूव भी कर सकता हूं कैलकुलेशन करके, फॉर्मूला लगा के। समझ गए क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स का रिश्ता होता है। एक टॉपिक आता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। असेट की फ्यूचर वैल्यू देखनी है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन आई करके। समझ गए, ए अपॉन ए मतलब असेट की प्राइस अभी कितने की है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। एक एग्जांपल देता हूं, आज मान लो मेरा 1 करोड़ का प्लॉट है, कितना है मेरे प्लॉट
1 करोड़ का प्लॉट मैंने खरीदा, ठीक है, 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा। अब लेट से इंटरेस्ट रेट से 20%, कितना चल रहा है, दोनों केस बता रहा हूं, अभी इंटरेस्ट रेट ले रहा हूं 20, तो अगर 20% होगी तो फ्यूचर में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कितना उसका प्राइस है, असेट का प्राइस, फॉर्मूला ए अपॉन आई, आई मतलब इंटरेस्ट रेट, असेट का प्राइस क्या है 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 20% कितना होता है 0.2, कितना हो जाएगा ये 5 करोड़ का हो जाएगा फ्यूचर में। सर मैं फ्यूचर वैल्यू निकल के आ गई, आज जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी इसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है 5 करोड़, अगर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी 20। अब सोचो अगर 10 हो गई तो 10 करोड़, नहीं मान रहे, सेम प्लॉट ए अपॉन आई, अगर इंटरेस्ट रेट्स डाउन हुई ना मार्केट में तो बताओ 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.1, 10% कितना 10 करोड़, 1 करोड़ कितना हो जाएगा, वही एसेट कितने की हो जाएगी, क्या सीखे, इंटरेस्ट रेट कम होने से वैल्यू क्या हुई 10 करोड़। देख लिया, प्रूव कर दिया, और क्या चाहिए, बच्ची जान लोगे क्या, अरे आ गया क्या, इंटरेस्ट रेट जब हाई थी कितना वैल्यू हुआ 5 करोड़, और इंटरेस्ट रेट कम होने से एसेट की प्राइस कितनी, इतनी बात समझ में आ गई, ये और लगा के दिखाऊं फॉर्मूले, समझ गए ना, ठीक। तो ये बात ऊपर वाली में कोई दिक्कत, अब सुनना आगे। अब इंटरेस्ट रेट भी ना 2 होती है, क्या कह रहा हूं मैं, इंटरेस्ट रेट्स भी 2 होती है, बोले और ये क्या हो गया, हमने तो एक ही सुनी है, 2 होती है, एक जो करंट में चल रही है द प्रिवेलिंग रेट, अरे क्या बोलते हैं उसको, एक जो करंट में चल रही है, और एक होती है जो क्रिटिकल रेट होती है, क्या होती है भाई क्रिटिकल रेट, अगर बोलूं तो इंटरेस्ट रेट इन करंट है ना, मतलब R1 कह लो या करंट रेट भी बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। और क्रिटिकल रेट क्या होती है, एक्सपेक्टेड रेट भी बोलते हैं इसको, रेट विच इज एक्सपेक्टेड, रेट विच इज प्रेवलेंट, ऐसे कुछ भी बोल दो तो नाम हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है। अभी जो रेट चल रही है दैट इज करंट रेट। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, मार्केट क्या क्रिटिकल रेट हो सकती है, क्रिटिकल मींस द रेट विच इज एक्सपेक्टेड, कि क्या हो सकता है। तो रेट 2 प्रकार की होती है, एक जो अभी चल रही है और एक आपको लग रहा है कि यार फ्यूचर में बढ़ेगी, अभी चल रही है 8% मान लेते हैं, आपको लग रहा है फ्यूचर में कितनी होगी, तो मतलब बढ़ेगी, समझ गए। एक ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका उल्टा भी हो सकता है, अभी मान लो 8%, आपको लग रहा है फ्यूचर में क्या हो जाएगी डिक्रीज भी तो हो सकती है, तो फ्यूचर में इंक्रीज भी हो सकती है और फ्यूचर में अरे कुछ भी हो सकता है ना। तो फ्यूचर की जो रेट होती है क्रिटिकल रेट, करंट की जो रेट है वो करंट रेट। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, दोनों रेट्स इंपॉर्टेंट होती है। अब सुनिएगा, अब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि आदमी जो कमा रहा है उसका कितना % हाथ में होल्ड रखेगा, कैश होल्ड करता है, उसे क्या बोलते हैं डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड, कितना वो इनकम का कितना % हाथ में कैश होल्ड करना चाहता है। तो वो कैश क्यों होल्ड करना चाहता है, कितनी चीजें करने के लिए, क्या मोटिव होते हैं उसके 3, कौन कौन सी चीजों के लिए पैसा रखता है आदमी, सर ट्रांजैक्शंस के लिए रखता है, प्रिकॉशंस के लिए रखता है, और ये जो इंटरेस्ट रेट चेंज होती है इसका फायदा उठाने के लिए भी रखता है। यार इंटरेस्ट रेट चेंज और मेरे पास पैसा ही नहीं हुआ उस टाइम पे तो फायदा नहीं उठा पाऊंगा। कल बताया था वो शेयर वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, है ना, परसों शेयर था 725 रुपए का, कल आ गया था 751 का। अगर मेरे पास उस टाइम पे पैसे होते, ज्यादा नहीं 300 शेयर खरीदने के लिए पैसे होते, कितने चाहिए थे 300 के सब अराउंड 2 लाख 2.25 लाख, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। अगर वो होते तो मैं वो खरीद लेता और कल ही एक ही दिन में कितने का प्रॉफिट बना लेता। 300 × 25 कितना होता है, 300 × 25 7,500 हो, 3-4 दिन का काम निकलता है इसमें तो, समझ गए। तो लेकिन होते तो इसलिए तो बोलते हैं होने चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप सम अमाउंट फॉर स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी, फॉर टेकिंग द एडवांटेज। कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हारे पास नहीं हुए तो, समझ गए, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है, सो कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो आपके पास उसके लिए भी क्या होना चाहिए,
पैसा होना चाहिए। कई बार ऐसे 5-10 साल पहले, कोविड से पहले होता था कि कई बार मेरे पास बढ़िया बढ़िया प्लॉट्स है, बट मैं कहीं ऑलरेडी लगा के रखता था। समझ गए मेरी बात? ऑलरेडी कहीं लगा रखे, अब फंसे पड़े उधर। अब वो अपॉर्चुनिटी आई और मैं उसका फायदा नहीं ले पाया। आप समझ में आई ना मेरी बात? ऐसा, अरे बोलो बात पल्ले पड़ी ना। तो ये चीज है, इसलिए हमको बहुत सोच समझ के सब चीजों के लिए पैसा रखना चाहिए। तो कौन कौन सी चीजों के लिए रखना चाहिए? ट्रांजैक्शन के लिए भी रखना चाहिए, प्रिकॉशंस के लिए भी रखना चाहिए, और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी भी रखना चाहिए। लेकिन सर कितना रखें स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी? ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? इंटरेस्ट रेट्स पे। स्पेकुलेटिव के लिए कितना रखें स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी? ये किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट्स पे। और इंटरेस्ट रेट कितनी होती है? अभी क्या चल रहा है? दोनों को ही तुम दिमाग में तो दोनों को ही रखोगे ना कि अभी क्या चल रहा है। हाँ सर 4.5 आऊंगा ना सर। हाँ हाँ ठीक ठीक है सर। तो इंटरेस्ट रेट तो दो होती है, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, फ्यूचर। दोनों आदमी तो दोनों की सोचनी चाहिए, सही है कि नहीं? जो अभी है जरूरी थोड़ी है सेम ऐसा ही रहेगा। आप समझ गए ना मेरी बात? सो दोनों चीजें आदमी देखता है, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट दोनों होती है, ठीक है? एक होती है आरएन, एक होती है आरसी, मतलब एक होती है करंट रेट, एक होती है क्रिटिकल रेट। बोलो कोई दिक्कत? पढ़े आगे? अब सुनना, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, वहां से रीडिंग भी कर लेते हैं। हाँ भाई अभी सुनना, खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। सो स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या कह रहा है? पहला वाला पॉइंट पढ़ लो, क्या है? दिस नीड रिफ्लेक्ट्स द पीपल्स डिजायर टू होल्ड मनी। काय के लिए? टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सर क्या पता कभी कोई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई तो उसका एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए भी आपको हाथ में होल्ड करना चाहिए, ठीक है भाई? टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल बिजनेस सिचुएशन, सही है? अच्छा क्या कह रहा है उसके बाद? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द पोर्शन ऑफ कैश टू बी केप्ट इन असेट पोर्टफोलियो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा कैश काय के लिए भी रखना चाहिए। वो डिपेंड काय पे करता है? इंटरेस्ट रेट्स पे भी डिपेंड करता है। ट्रांजैक्शन पे तो करता है, प्रिकॉशन पे तो करता ही है, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक? इन कीन्स थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेफर्स टू, यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसकी रेट की बात चल रही है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ बॉन्ड्स ही हुआ करते थे। प्लॉट इतना ज्यादा था नहीं ना, चक्कर सब प्लॉट ही था, वो कहीं भी कब्जा कर लो। तो हाँ भाई, सो अब सुनिएगा क्या सीखा अभी आपने? हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर द स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। ये तो सीखा ही नहीं आपने, मैंने भी आपको सिखाया। अरे मैंने सिखाया ही नहीं, कैसे सीख जाओगे? मैंने नहीं सिखाया अभी ये बात, तो इसको होल्ड कर लो क्योंकि अब आगे सिखाऊंगा। अभी ये थोड़ी सिखाया था मैंने अभी इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस का रिलेशन समझाया था। समझ में आया? इसलिए बी स्पेसिफिक, दिमाग में रखो क्या पढ़ाया है। अभी इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का रिश्ता बताया था, इसका तो मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको। हाँ भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल डिमांड टू होल्ड मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बताया है क्या मैंने आपको? अरे काय के लिए भी पैसा रखना चाहिए? टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंज इन द फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी रेट? फ्यूचर रेट। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स में चेंज आएगा तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए भी अपने पास पैसा अपने को रखना चाहिए, ठीक है? विच इज द सेम एज फ्यूचर बॉन्ड प्राइसेस, ठीक है? विच इज द सेम एज फ्यूचर चेंज इन बॉन्ड प्राइसेस। तो ये दोनों का एडवांटेज उठाने के लिए हमको क्या रखना चाहिए? पैसा रखना चाहिए, ठीक है? फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंज इन बॉन्ड प्राइसेस, एंड दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग चीज होती है, दोनों अलग चीज होती है। अच्छा एक बात बताओ, एक असेट होता है, असेट की प्राइस है ना, मान लो बॉन्ड की प्राइस के लो, बॉन्ड है आपके पास 10 लाख के, वो तो असेट की वैल्यू है ना, उस पर ब्याज मिलता है 10%, वो कितना हुआ? 1 लाख। तो क्या 1 लाख और 10 लाख एक ही बात होती है क्या? वो था बॉन्ड प्राइस, ये है बॉन्ड्स की कीमत और इंटरेस्ट रेट्स। आर दे सेम? नो, दोनों डिफरेंट होते हैं और दोनों की कमाई होती है, दोनों की कमाई होती है। समझ गए? बताऊंगा अभी कैसे। अरे बताऊंगा, शांति शांति। चलो अभी मैंने सिर्फ किसकी बताई?
बॉन्ड प्राइस की, कि बॉन्ड प्राइसेस पे इंपैक्ट क्या पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स फ्यूचर में कम होंगी तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो तुमने कोई बॉन्ड अगर 100 रुपए का खरीदा हुआ है तो वो कितने का हो जाएगा, मान लो 120 रुपए का। फ्यूचर में बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती है ना, शेयर प्राइस समझते हो ना, वैसे बॉन्ड होता है। ये मान लो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो 100 रुपए का बॉन्ड है, एक बॉन्ड कितने का। अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, अगर वो गिरने वाली हैं, अगर वो गिरेंगी तो उससे ये 100 रुपए का बॉन्ड कितने का हो जाएगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो भी 120 कुछ भी ले लो, 130 ले लो, अच्छा 150 ले लो, ठीक है, बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स, ये असेट है ना अपनी, अभी बताया तो था इंटरेस्ट रेट का प्रभाव क्या पड़ता है, प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है ना इंटरेस्ट कम होने पे। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी, मान लो अभी कम है और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ेगी, तो यार फ्यूचर में अगर ब्याज बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी, तो उससे तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएगी, तो तुम्हारा 100 रुपए का बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू तो डाउन हो जाएगा फ्यूचर में। तो क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए, क्या करोगे। अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाली हैं और तुमने जो पैसा लगा रखा है बॉन्ड्स में उसका वैल्यू गिरने वाला है, बॉन्ड की वैल्यू गिरने वाली, तुमने मान लो 1 लाख के खरीदे हुए बॉन्ड, तो वो अब 1 लाख से क्या हो जाएंगे, उसकी वैल्यू डाउन होने वाली है, तो क्या करना चाहिए, अभी निकल लो बेच के। आया समझ में, उल्टा करो अब इसका। अगर इंटरेस्ट रेट्स अभी है ज्यादा चल रही है लेकिन फ्यूचर में अपने को लग रहा है कि इट विल फॉल, तो अगर वो फॉल होगी तो होगा क्या, अगर वो फॉल होगी फ्यूचर में, सोचो इंटरेस्ट रेट्स फॉल होगी तो इससे ये 100 रुपए का बॉन्ड है ना, अभी कितने का हो जाएगा, तो तुमने तो कितने पे खरीदा हुआ है, तुम्हारा तो कैपिटल गेन हो गया ना। कैपिटल गेन क्या होता है, असेट की वैल्यू बढ़ जाना, तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, और खरीद लेना चाहिए। वी शुड बाय, कन्वर्ट आवर कैश इनटू बॉन्ड्स, फिर हाथ में कम रखना चाहिए, पूरा का पूरा कहां लगा देना चाहिए। और जब उसका रिवर्स सिचुएशन करो वापस से, अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में हाई होने वाली है, फ्यूचर भाई हाई हो जाएगी, तो तुम्हारे तो वो जो बॉन्ड्स खरीदे हुए उनकी वैल्यू क्या कर लेना चाहिए, अभी कन्वर्ट देम इनटू, तो हाथ में कैश ज्यादा रखो, फिर कन्वर्ट कर लो कैश में। आया दिमाग में घुसा, थोड़ा सा करें इसको फाइनलाइज, चलो आएगी आएगी, सब समझ में आ जाएगा, शांति रखो। देखो भाई, कीन्स अज्यूम्ड दैट, ये बड़ा है नवाब, अज्यूम कर रहा है, कीन्स अज्यूम्ड दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी इज 0। ये तो मैंने कल ही बता दिया था, मनी पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है क्या वो होता है, वो क्या होता है, क्या ही करने वाला, सब जानते हैं क्या करने वाला हूं मैं। कितने रुपए, 3 दिन से कितने हैं, अंडे ही नहीं दे रहे, बताओ भाई। हिसाब से तो देखो अंडे दे देने चाहिए थे, बढ़ जाने चाहिए थे, जेब में रखे रखे पैसे की वैल्यू रिटर्न आनी चाहिए, आई क्या, जेब में रखने से पैसे रिटर्न बढ़ जाता है क्या, पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है क्या, रिटर्न आता है कुछ नहीं, रिटर्न ऑन मनी इज 3 दिन से उतना ही है। लेकिन अगर ये बैंक में होता, अगर ये बैंक में होता तो 1000 रुपए इंटू 4% इंटू 3/365 क्या आता, इंटरेस्ट निकाल लेते, जितना आ रहा है 1000 रुपए इंटू 4% मिनिमम मान लेते सेविंग पे, 4 तो मान लो, इंटू 3 दिन डिवाइडेड बाय 365 कितना, 0.328 आया ना। फिर ऐसे क्या बोलो, आता है ना मतलब, लेकिन यहां तो 0 है, अरे 0 अच्छा होता है, 0.328 बस। तो क्या सीखे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी इज, बताइए वो तो हमको, अज्यूम क्या कर रहे हैं, हाँ तो कीन्स अज्यूम दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी इज 0, तो हमको पता है, तभी तो हम हाथ में इतना नहीं रखते, सोच समझ के रखते हैं, ठीक है। वाइल द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, जबकि बॉन्ड्स पे रिटर्न क्या आते हैं, 2। अरे बॉन्ड्स में पैसे लगाने से कमाई होती है 2 प्रकार की, कौन कौन सी, एक कैपिटल गेन, ये 100 का बॉन्ड 140 का हो गया तो 40 रुपए का प्रॉफिट, तो ये कैपिटल गेन हो गया। और ऊपर से बॉन्ड पे क्या आता है,
ब्याज, बात पल्ले पड़ी। तो बॉन्ड में भाई रिटर्न ऑन मनी तो जीरो होती है, बट बॉन्ड में लगाने में दो इनकम होती है। कौन कौन सी? द इंटरेस्ट पेमेंट, इसकी इनकम होती है, और एक, अरे जल्दी बोलो बेटा फटाफट, कैपिटल गेन। टाइम हो रहा है कम, अब बातें नहीं करेंगे फटाफट। हाँ इधर इधर इधर। द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। दोनों मार्केट मार्केट, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का कैसा रिश्ता होता है? इनवर्स। तो ये तो पढ़ा चुका हूं। अरे बॉन्ड वाला जो रिश्ता बताया था, समझे क्या बताया था? इंटरेस्ट रेट से क्या रिलेशन है उसका? इंटरेस्ट रेट हाई होगी तो बॉन्ड की वैल्यू नहीं लिखूंगा नीचे, मजा आता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड की वैल्यू डाउन हो जाती है। और कौन सी इंटरेस्ट रेट? मार्केट, अरे बॉलीवुड मार्केट इंटरेस्ट रेट, और मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे लिख दो ना, कोई दिक्कत? इनवर्स रिलेशन होता है। अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? रेट होती है दो प्रकार की, रेट होती है दो प्रकार की। एक क्या होती है? एक होती है भाई साहब करंट रेट, एक क्या होती है? क्रिटिकल रेट। ठीक है भाई, क्रिटिकल रेट को और क्या बोलते हैं? ये क्रिटिकल रेट का ही दूसरा नाम है। क्या नाम है? ठीक कर लो अपने नोट्स में, नोट्स में ठीक करो। उधर से काटा हुआ है मैंने, देखो इधर, इधर लिखा हुआ है, इधर 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 इधर। करंट रेट को नहीं बोलते नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट किसका नाम है? क्रिटिकल का। ठीक कर लो उसको। करंट रेट को आर एन बोलते हैं, क्रिटिकल को आर सी बोलते हैं। ये तो दिख ही रहा है सर, करंट रेट आर एन, क्रिटिकल रेट आर सी। ठीक है, अब करंट का मतलब अभी क्या चल रही है, और क्रिटिकल मतलब फ्यूचर में कितनी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रेट इन द फ्यूचर। समझ गए इतनी बात? अब ढंग से सुनना, स्टार्ट करने जा रहा हूं, पूरा दिमाग सबका सामने, सामने देखो। और ये जो नीचे ये जो लिखा हुआ है इसको सबको काट दो आप। ये जो होता है ना, ये दिखा रहा हूं उनको, ये जो नीचे होता है ये काट दो सब। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि इसके अलावा मैं दूसरा ज्ञान दूंगा ना इससे बढ़िया वाला। मैंने अप्रोच बदल दी उसके बाद थोड़ी सी, और मेरे पास क्या हर चीज के 3-4 तरीके होते हैं, तो जो भी मेरे को बेस्ट लगता है मैं उन वो वाला पकड़ के रखता हूं। तो मैंने लास्ट वाले अटेम्प्ट में 3-4 यूज किए थे, उनमें से एक ज्यादा बढ़िया लगी, इजी वाली, वो वाली तो मैं दे रहा हूं डायरेक्ट। समझ में आ गया? मिटा दिया क्या? गलत करके आओगे इसलिए पहले ही सही कर लिया ना। ठीक, अब ढंग से सुनना भाई, स्टार्ट कर रहा हूं, जो बोलूं अच्छे से सुनना और समझ के करना, समझना उसको। ठीक है, क्या कह रहे हैं अपन, है ना? सुनो क्या कह रहा है ये, इन्वेस्टर्स। अच्छा पहले इसका नीचे वाला पहले पढ़ेंगे, ये भी मजा आता है। पहले ये वाला पढ़ेंगे हमेशा, ये फर्स्ट नंबर पे पढ़ना है, और सेकंड पे हमेशा इसके बाद वाला पढ़ना है। ठीक है, इसका कोई लॉजिक है, कुछ है? इसको भी मिटा लो भाई, इसको भी मिटा लो, ये जो लिखा हुआ है इसको भी मिटा दो पूरा, इसके नाम और निशान मिटा दो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको भी, ये भी आगे मिटा दो, ये भी आगे मिटा दो, कंफ्यूज करेगा ये बाद में, इसलिए मेरे को पता है ना, खेल ही खत्म करो इसको। चलो स्टार्ट करें। अब अच्छे से सुनिएगा, पूरा ध्यान सामने मेरी तरफ, और कोई ये पंचायत नहीं ठोकेगा सर टाइम होगा, ये हो गया वो गया, पढ़ो ढंग से। ठीक है, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो पाप नहीं होगा, लेकिन समझ में आएगा। वो देखो इधर सामने देखो क्या कह रहा है। अब स्टार्ट करें। इफ द करंट रेट इज ग्रेट लेसर देन क्या, क्रिटिकल रेट, है ना? सही सही बोल रहा हूं ना, मतलब मैथ्स। ठीक है, उस तरफ एरो बन रहा है, अरे हाँ है ना, वो बड़ी है और वो छोटी है। तो लेट से अभी करंट में चल रहा है, मार्केट में 6% ब्याज चल रहा है बॉन्ड्स पे, और मार्केट में अपने को लग रहा है फ्यूचर में क्या होगा, मान लो 10% है। अभी क्या चल रहा है, जब अभी 6 चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में वो क्या होगा। मैंने एक लाइन लिखी थी इससे पिछले प्रीवियस पे लिखी हुई है पेज पे, क्या कि हमेशा किसको फॉलो, वो क्या फॉलो होता है ये फ्यूचर में, मार्केट को ही फॉलो करते हैं।
ठीक है, अभी ये चल रही होगी लेकिन फ्यूचर में ऑब्वियसली इट विल फॉलो द मार्केट, वॉट एवर हैपनिंग इन द मार्केट इट विल फॉलो। तो किसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, ट्रेंड को तो फॉलो करते ही ना, तो ये मार्केट को फॉलो फ्यूचर में करेगी करेगी। इसका मतलब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज। लेकिन अभी क्या है, अभी 6 है, अभी कम है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी तो बॉन्ड प्राइसेस विल गो डाउन। क्या करना चाहिए आपको फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ेगी, दिख ही रहा है ना, क्या करना चाहिए आपको फ्यूचर में? यार तुमने जो बॉन्ड खरीदे हुए हैं लाखों के, वो तुम्हारे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या करना चाहिए? कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू, ये बात समझ में आई? सो इफ द इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स, तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी? फॉल। सो दे शुड होल्ड देयर वेल्थ मोर इन फॉर्म ऑफ कैश, और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट क्या कर देनी चाहिए? कम। कीन्स का कहना था आदमी 2 चीज में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड में और कैश भी रखता है। तो कितना कैश रखेगा, कितना बॉन्ड रखेगा? तो इस वाली सिचुएशन में क्या करेगा? पूरा का पूरा बॉन्ड को जीरो कर देगा, पूरी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में से जीरो करके काय में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आई मेरी बात? सो लिक्विड कैश, ठीक है। क्यों कर देगा? अब सोचो, क्योंकि इंटरेस्ट का जो लॉस है, अभी क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? 6 ही तो मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा लॉस होगा क्या? बढ़िया है ना, बेच दो, बेच के निकल लो, क्योंकि इंटरेस्ट का भी ऐसा कोई लॉस हो नहीं रहा। 6% ही तो चल रही है करंट में तो 6% ही चल रही ना, कोई ऐसा तुम्हारा लॉस हो जाएगा क्या? सो द लॉस इज वेरी लेस, सैक्रिफाइस बहुत कम हो रहा है, तो इसलिए बढ़िया है कि क्या करके बेच के निकल लो। क्योंकि लॉस भी क्या है भाई, उसने कहा था ना बॉन्ड्स पे कितनी इनकम होती है? 2 प्रकार की इनकम होती है। एक काय की इनकम होती है, एक तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ता घटता है ना, कैपिटल गेन, ठीक है। 100 रुपए का बॉन्ड 150 का हो गया, एक तो वो फायदा, एक उसका क्या मिलता है? ब्याज। तो यहां तो दोनों में ही घाटा है। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी तो बॉन्ड प्राइसेस, तो ये भी घाटा होगा फ्यूचर में, कैपिटल लॉस होगा। क्या होगा? सेकंड पॉइंट, कैपिटल लॉस। तो क्या करना चाहिए? बेच के निकल लेना चाहिए, उस लिहाज से भी निकल लेना चाहिए। और अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 6%। तो अभी तो तुम्हें कोई ऐसा कोई खास ब्याज मिल भी नहीं रहा, तो उस लिहाज से भी निकल लेना। तो द डिसीजन इज व्हाट वी शुड डू। पोर्टफोलियो में क्या रखना चाहिए? वी शुड कन्वर्ट आवर बॉन्ड्स इनटू, अरे बात समझ में आई क्या? कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू कैश। क्योंकि ऐसी दोनों ही टाइप की इनकम तुम्हारी क्या है? कुछ हो ही नहीं रही, ऊपर से फ्यूचर में लॉस होएगा, अभी इंटरेस्ट भी कुछ खास नहीं आ रहा, तो कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू कैश। तो हाथ में होल्ड ज्यादा करेंगे मनी, बॉन्ड्स में कम रखेंगे। सो बिकॉज द रिटर्न ऑन मनी, इससे बढ़िया तो हाथ में ही रख लो सर, क्योंकि अभी रख लो बेच के, समझ गए? क्योंकि बाद में फ्यूचर में वैल्यू क्या हो जाएगी? तो रिटर्न ऑन मनी विल बी हाई देन ऑन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में डाउन हो जाएगी। समझ में आया? चलो बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो, अभी पैसा निकाल के रख लो ना, क्योंकि जब बाद में वैल्यू बढ़ने लगेगी तब खरीद लेना। सुनना, इफ द इंटरेस्ट रेट डज इंक्रीज इन द फ्यूचर, सोचो मान लो वो फ्यूचर को फॉलो करेगा ही करेगा, तो क्या होगा तब? बॉन्ड प्राइसेस गिरेगी, आइडल कैश बैलेंस कैन बी यूज टू बाय बॉन्ड्स। तो हाथ में कैश रख लो, और जब वैल्यू गिरेगी तब और खरीद लेना ना बॉन्ड्स। जब बॉन्ड सस्ते होंगे फ्यूचर में, अगर मान लो मार्केट को फॉलो करेंगे, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी तो बॉन्ड प्राइसेस घटेगी, तो तुम तब खरीदना ना बॉन्ड्स, और सस्ते में आ जाएगा ना। ऐसा, अभी वो मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो शेयर सस्ते में खरीद लेता ना मैं उसको। समझ गए मेरी बात? ये चलो अब इसका उल्टा कर दो, वो ये रहा। अभी करंट में रेट क्या चल रही है? जल्दी बोल दो फटाफट। अब अभी रेट है हाई, अभी मान लो 10 चल रही है। फ्यूचर में क्रिटिकल मार्केट में क्या चल रहा है अभी? मतलब अपने जैसे अभी मार्केट में और कितने में मिल रही है? 6 में। तो मार्केट को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो क्या होगा? अभी 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा मिल रहा है अभी तो, और फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगी तो वैल्यू बॉन्ड्स की बढ़ेगी, तो फिर तो बॉन्ड्स में और खरीदने चाहिए फिर तो बॉन्ड्स, क्योंकि फ्यूचर में वैल्यू डेफिनेटली, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगी और बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर तो और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर तो हाथ में कम रखना चाहिए। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल बी लेस, उसको तो जीरो कर दो, पूरे के पूरे पैसे
से क्या खरीद लो, बॉन्ड्स, क्योंकि उसकी फ्यूचर में प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। और अभी भी ब्याज भी क्या मिल रहा है, अभी भी ब्याज भी क्या मिल रहा है, 10%। समझ गए? ये वाला ब्याज कौन सा होता है, करंट वाला। ये ऊपर वाला ब्याज क्या होता है, करंट वाला। अरे ये ऊपर वाला लॉस किसका हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ब्याज भी क्या था, कम, तो ये 6% वाली की बात चलती है। समझ गए क्या? और फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी उससे क्या होगा, कैपिटल गेन। वही 100 रुपए का बॉन्ड ज्यादा का हो जाएगा, तो अभी और खरीद के रखो, क्योंकि उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। खरीद के रख लो। सो कन्वर्ट द कैश इनटू, पोर्टफोलियो में ज्यादा क्या रखोगे, कैश है बॉन्ड, बॉन्ड, और कैश क्या कर दो, 0। आया समझ में गया? पक्का? अरे बोलो। तो ये सब लिखा हुआ है बेटा, समझ में आया सभी को? तो इसको अच्छे से पढ़ना सोच समझ के। अभी सुनना, ये टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा कल, ठीक है? यहां से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां तक पढ़ाया, सबको समझ में आएगा, लेकिन इसको रिवाइज जरूर करना। मैं आपको बता दूं, इस पूरी किताब में अच्छे लेवल का टॉपिक होता है, ये सबसे अच्छे लेवल का। अभी स्टार्ट हुआ है सिर्फ, कल और होएगा। चलो ठीक है।